सो भले ही प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बट आप जब प्लांट्स और एनिमल्स के चीज़ों को बर्न करेंगे, उनके बॉडी पार्ट्स हो और भी कुछ हो जो उनसे बना होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करती है. इट मीन्स दैट ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए नेसेसरी है, बट हम जब कोई चीज़ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे वो प्रोड्यूस होती है. इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स. एक एडवाइस है दैट हमको कभी भी लीव्स को, ड्राई लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए, और जो क्रॉप्स मटेरियल होता है जिसमें से ग्रेन्स निकालने के बाद जो क्रॉप्स मटेरियल बचता है उसे भी हमें बर्न नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. Our next component in the air is dust and smoke. So the burning of fuel also produces smoke. Smoke को धुआं भी बोलते हैं. Smoke contains a few gases and a fine dust particles and it's often harmful. हम जब किसी फ्यूल जब बर्न होता है तब उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होता है. स्मोक्स में बहुत सारे टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. That is why when you see long chimneys in a factories, this takes the harmful smoke and gases away from our noses but bring it closer to the birds flying up in the sky. So आपने जो बड़ी बड़ी चिमनीज देखी होंगी जो फैक्ट्रीज से अटैच होते हैं, तो उनका साइज़ बहुत ऊपर रहता है. ओके, वो बहुत लॉन्ग रहती है और वो जो भी बर्निंग सब्सटेंस है वो ऊपर के लेयर में, एयर में छोड़ देती हैं, जिससे हमें तो कुछ नहीं होता है, बट जो बर्ड्स होती है फ्लाई करने वाले, उनको इससे बहुत प्रॉब्लम होता है. सो डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर. डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं. टू शो दैट डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एयर, विल डू वन एक्टिविटी. आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज find a sunny room in your school or home and close all the doors and windows with curtain and pulled down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. Do you see some tiny shinings? So आपको एक रूम लेना है जिसमें जो आपको पूरा कवर कर देना है, उसमें कहीं से भी सनलाइट नहीं आनी चाहिए. फिर आपको एक होल बनाना है रूम के डोर में. सो हियर यू कैन सी फ्रॉम द इमेज, ये होल में से जो सनलाइट है वो अंदर आएगी. अब वो जो सनलाइट होगा उसमें आप क्लियरली डस्ट पार्टिकल्स जो है वो देख सकते हो. दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. इतने छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं. ओके, सो देयर इज़ वन मोर थिंग. आप टॉर्च का यूज़ करके भी कर सकते हो. जब भी आप टॉर्च लाइट करोगे इन अ डार्क बैकग्राउंड, तो वो टॉर्च का जो लाइट होगा उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स जो है वो दिखेंगे. सो during winters you might have observed similar beam of light filter through the trees in which dust particles appear to dance merely around it. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. यानी डस्ट पार्टिकल्स जो है उनका जो अमाउंट है वो घटता बढ़ता रहता है, वो एक फिक्स अमाउंट नहीं रहता. एंड व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो हमारे नोस्ट्रिल्स में यानी नोज़ में एंटर करते हैं. हमारे नोज़ में ऑलरेडी फाइन हेयर्स प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है. सो फाइन हेयर एंड म्यूकस जो हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स में जाने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स जो है हमें स्कोल्ड करते हैं जब भी हम माउथ से ब्रीथ करते हैं, बिकॉज इफ़ वी ब्रीथ फ्रॉम द माउथ द हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर टू योर बॉडी. सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, and the gases in air are mainly nitrogen and oxygen. So the variation in composition of air place to place, we see that air contains mostly nitrogen and oxygen, and these two gases makes up together 99% of the air. So 78% is nitrogen present in the air,
and 21% is oxygen present in the air, and the remaining 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases and water vapor. Now the next so our next topic is how does oxygen becomes available to animal and plants living in water and soil. We all know that all the living beings survive on oxygen. It means they need oxygens for breathing. So the animals that living on land and human beings take oxygen directly from the air. But what about the animals that living in water? It means aquatic animals और जो aquatic plants होते हैं और soil animals जो होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व फॉर्म में होता है बिकॉज वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O. H represent hydrogen and O represent oxygen. So oxygen is present in water in the dissolved form, and with the help of this dissolved oxygen aquatic animals breathe. So to show that oxygen is present in water in a dissolved form, we'll do one activity. हमें एक टम्बलर लेना है, उसमें वाटर डालना है और उस वाटर को हीट करना है. सो आफ्टर सम टाइम्स हम ये ऑब्जर्व करेंगे तो वो वाटर में से बबल्स निकलते हैं. ये बबल्स क्यों होते हैं? बिकॉज द एयर विच इज़ डिज़ोल्व इन द वाटर वो बबल फॉर्म में जो है वो ऊपर आएगा. ओके, एंड फाइनली जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस शोज दैट the animals living in water use the dissolved oxygen in water. Now what about the animals that living in soil? जो एनिमल्स बरोइंग एनिमल्स जो है वो सॉइल में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? सो सॉइल में भी ऑलरेडी एयर जो है वो प्रेजेंट रहती है. दैट विल शो विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी. In this activity, take a lump of dry soil in a beaker glass, add water to it and note that what happened. एक टम्बलर लेना है आपको, उसमें सॉइल के लम्ब्स डालने हैं. हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से बबल्स निकलते हैं. सो दीज बबल्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. ये बबल्स इंडिकेट करते हैं कि सॉइल में जो है वो एयर प्रेजेंट रहता है. So when the water is poured on the lump of soil, it displays the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and plant root respire in these air a lot. So of burrow and holes are formed in a deep soils by the animals living in the soil. These burrow also make space available for air to move and in out of the soil. सो सॉइल में ऑलरेडी जो है एयर प्रेजेंट होता है. बरोइंग एनिमल्स सॉइल से डायरेक्टली लेते हैं. हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवीली वाटर फिल्स अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर. सो रेनी सीजन में क्या होता है, जो भी सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है, जब रेनी वाटर सॉइल पे पड़ता है तो वो वाली स्पेस को वाटर से कवर कर देता है. सो इन द सर्च ऑफ एयर, जब ये स्पेस जो है वाटर कवर कर देता है तो बरोइंग एनिमल्स को ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है. सो इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर अ रेस्पिरेशन. कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग हैवी रेन्स? दैट इज़ वाई अर्थवॉर्म्स जो है वो अपने होल से रेनी सीजन में ही बाहर आते हैं, बिकॉज इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन. सो this is it. Now how is the oxygen in the atmosphere replaced? So our next topic is कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिप्लेस हो सकती है. So we read about photosynthesis. In this process plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. We all know that plants are producing oxygen, but this process only takes place during the daytime because at that time plants making their food and they release oxygen. But in the night time they also reproduce like human being. It means they take in oxygen and give out carbon dioxide.
So it is obvious that animals cannot live without plants. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. So the balance between oxygen and carbon dioxide is maintained by the two sources, that is plants and animals. So this shows the interdependence of plants and animals. It means प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ. आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? सो हम लोगों ने ये चैप्टर में बहुत सारे यूजेस एयर के पढ़ लिए हैं. और भी कुछ यूजेस हैं दैट विल डिस्कस. द फर्स्ट वन इज़ द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट. सो हियर इट इज़ द डायग्राम ऑफ द विंड मिल. आप लोगों ने ये विंड मिल देखा होगा. ये विंड मिल किस लिए हेल्प करता है? सो ये जितनी बार रोटेट होता है उतनी बार ये एनर्जी क्रिएट करता है. दैट एनर्जी इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स. ओके, सो ये विंड मिल जितनी बार रोटेट होगा उतनी बार जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वो एनर्जी जो है वो ट्यूबवेल्स में से वाटर निकालने के लिए हो सकती है एंड फ्लोर मिल को रन करने के लिए हो सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हो सकती है. सो एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन एंड बर्ड्स को भी फ्लाई करने के लिए मूविंग एयर की ही ज़रूरत पड़ती है. सो एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट. सो by this, air plays an important role in water cycle also. So this is it. From this chapter we have discussed lot more about air, its uses, and it is very important source for life on the earth. Thank you for watching.